नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंच डाउन पौड़ी गढ़वाल में आयोजित शहीद सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों और आश्रितों को ताम्र पत्र और अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने आर्मी बैंड का निरीक्षण कर आर्मी जवानों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी से भरे ताम्र कलशों के प्रमुख दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों को स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि इन ताम्र कलशों में एकत्रित शहीदों के आंगन की पावन मिट्टी को देहरादून में बन रहे भव्य सैन्य धाम में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि अमर आत्माओं का प्रतीक है। 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहाँ से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है। भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है, चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई युद्ध हो जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी की है। आम जनता की समस्याओं का त्वरित निदान करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि लोगों को उनके घर और गांव में ही उनकी समस्याओं का निदान हो सके। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार लगातार आम जनता के साथ जुड़कर काम कर रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास और जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने के निर्देश किए हैं तो उसका भी पालन होगा। दूसरी तरफ सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पहले कितना काम रात्रि प्रवास में हुआ जो अब होगा। केवल चुनाव को देखते हुए अब इस तरह के फैसले सरकार ले रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून में प्रायोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन समारोह में भाग लिया। हरिद्वार एल्मास ने टूर्नामेंट जीतकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। सीएम धामी ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक मानसिक विकास के साथ अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार जल्द 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना करेगी। हर साल 9 से 20 विश्व स्तरीय एथलीट और 100 अन्य खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय, लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाए जाएंगे। इधर प्रदेश में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। सर्किल रेट में 2 साल बाद हुई ये बढ़ोतरी 22% तक की है। तेजी से हो रहे निर्माण और जमीनों की खरीद फरोख्त को देखते हुए सरकार ने ये वृद्धि की है। इससे अब जमीन खरीदने के साथ बहुमंजिला आवासीय भवन में घर और व्यवसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा होगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए हैं। देहरादून में वर्तमान सर्किल रेट में इस बार 9 से 22% की बढ़ोतरी की गई है,
जमीनों और आवासीय फ्लैटों की रजिस्ट्री से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इससे पहले प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की थी। प्रदेश सरकार ने उन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाए हैं जहां पर बड़ी परियोजनाओं और आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। लंबे समय से शासन स्तर पर सर्किल रेट को लेकर मंथन चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। प्रदेश में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। सर्किल रेट में 2 साल बाद हुई यह बढ़ोतरी 22% तक की है और तेजी से जो निर्माण हो रहे हैं ज़मीनों की खरीद फरोख्त को देखते हुए सरकार ने यह वृद्धि की है। और अगर बात करें तो अब जो है ज़मीन खरीदने के साथ साथ बहुमंजिला आवासीय भवन और घर व्यावसायिक भवनों में भी जो है दुकान खरीदना जो है महंगा हो चुका है। और अगर बात करें तो सरकार ने जो है सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और नए सर्किल रेट जो अब लागू हुए हैं उसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। देहरादून में वर्तमान सर्किल रेट इस बार जो है 9 से 22% तक बढ़ाया गया है। वहीं अगर बात करें तो ज़मीनों व आवासीय जो फ्लैट हैं उनकी रजिस्ट्री से सरकार का राजस्व तो साथ साथ बढ़ेगा ही। साथ ही अगर बात करें तो इससे पहले प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की थी। प्रदेश सरकार ने उन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाए हैं जहाँ पर बड़ी परियोजनाओं और आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अगर बात करें तो लंबे समय से शासन स्तर पर सर्किल रेट को लेकर मंथन चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज। इधर मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस बार एकदम सटीक साबित हुई है, क्योंकि 6 और 7 अक्टूबर के लिए जारी अलर्ट के बाद लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवाजाही में गंभीर दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने घरों को लौट सके। क्षेत्र में सामान्य दिनचर्या पूरी तरह से ठप पड़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक और बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है, जिससे वहां तापमान में गिरावट आ गई है। ये मौसम की स्थिति आने वाले दिनों में यात्रा और स्थानीय लोगों के लिए और चुनौतियों खड़ी कर सकती है। इधर हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलखल धान का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कनखल थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमर गर्ग ने कहा कि क्षेत्र में लगातार गोलीबारी और चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में फायरिंग की ये घटना में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। अमर गर्ग ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और धर्मनगरी हरिद्वार का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अपराधियों के मन में पुलिस का डर नहीं रहा। प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी की है। आम जनता की समस्याओं का त्वरित निदान करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि लोगों को उनके घर और गांव में ही उनकी समस्याओं का निदान हो सके। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार लगातार आम जनता के साथ जुड़कर काम कर रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास और जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने के निर्देश दिए तो इसका भी पालन होगा। दूसरी तरफ सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पहले कितना काम रात्रि प्रवास में हुआ जो अब होगा। केवल चुनाव को देखते हुए अब इस तरह के फैसले सरकार ले रही है। इधर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में शिरकत की। मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में सहकारिता मेला आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अल्मोड़ा से कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य महिला समूहों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। मेले में भारी संख्या में लोग पहुंचे और विभिन्न स्टॉलों से जानकारी और लाभ प्राप्त किया।
और पूरे उत्तराखंड में हम लोग 13 के 13 जिलों में सहकारिता मेले लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत अल्मोड़ा से शुरू की हमने और देहरादून में दिसंबर के महीने में इसका समापन होगा। इसके 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट ये है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको एक बड़ी मार्केटिंग की तैयारी चल रही है पूरे देश में। दूसरा टारगेट ये है कि हमको पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। कैसे? तीसरा यह है कि जो हमारे मिलेट मिशन का काम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, हमारे जो बीज हैं, हमारा जो मंडवा है, हमारा जो झंगोरा है, हमारे जो धान हैं, इनको एक वैश्विक पहचान देना है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे जितने भी एसएचजी ग्रुप हैं वो इन मेलों में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 100 दिन का एक बड़ा व्यापक अभियान हम चलाने जा रहे हैं। इसमें जो भी लोग कोऑपरेटिव से जुड़ना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन सदस्यता भी की जाएगी और साथ में हर जिले के उत्पादों की एक ब्रांडिंग की जाएगी और पूरे भारत और पूरे विश्व तक इनको भेजा जाएगा। विकासनगर में पीबीओआर एवं सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन पचवादू निकाय का चौथा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पीबीओआर के केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक कुलदीप कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने देशभक्ति गीतों और नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और शहीद जवानों के परिजनों को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिकों ने सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की, लेकिन उन्होंने विकासनगर में सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग की, ताकि सैनिक परिवारों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। आज एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस है। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन विकासनगर का जो इसकी शाखा है, मुख्य शाखा, उनका आज चौथा वार्षिक जो स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होता है हर वर्ष, वो आज मनाया गया और तमाम इनके संस्था के जो एसोसिएशन के पदाधिकारी, सदस्यगण, उच्च सैनिक, पूर्व सैनिक, वो सैनिक जो शहीद हुए, उनकी विधवाएं और बहुत लोग यहाँ उपस्थित थे। बड़ा भावुक एक क्षण। देखिए, जो पीबीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की जो एक पचवादून की शाखा है, मैं केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट और इसके हमारे यहाँ के शाखा अध्यक्ष हैं सिग्नल मैन भूपेंद्र सिंह डोगरा जी। और इसका उद्देश्य ये है कि हम आज ये चौथा साल इसको है, यहाँ पे 4 वर्ष इसको यहाँ पे स्थापना दिवस हो गए हैं कि 4 साल से यहाँ पे जो संगठन जो काम कर रहा है। जब ये संगठन की यहाँ पे शाखा खुली थी तो भूपेंद्र सिंह जी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाई और इनके काम के जरिए से आप आज देख रहे हो कि शादी सैकड़ों के, हजारों के हिसाब से यहाँ पे आज। सर, पीबीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का जो है चतुर्थ स्थापना दिवस था और पिछले 4 सालों से हम लोग निरंतर जो है क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, वीर नारियों को सम्मानित किया और जो हमारे अतिथि थे उनको भी हमने सम्मानित करने की कोशिश की है कि हम लोग उनको सम्मान दे पाएं। और रणनीति की बात कहूँ तो भी हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ पे सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो सरकार को हमने ज्ञापन पहले भी दिए हैं। आगे भी हमारी एक लड़ाई है कि आगे यहाँ पे सैनिक स्कूल जो है खुल पाए और केंद्रीय विद्यालय जो है वो बन पाए। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। केदारनाथ धाम में लगा सोना चोरी होने वाले आरोपों को गढ़वाल कमिश्नर क्लीन चिट दे चुके हैं, जिसके बाद बद्री केदार समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था और जांच को गलत बताया था। वही अब बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष और जिन पर सोना चोरी होने के आरोप लगे अजेंद्र अजय ने गणेश गोदियाल पर जमकर निशाना साधा। अजेंद्र अजय का कहना है कि जैसे राहुल गांधी सवाल पर उठाकर भाग खड़े होते हैं, वैसे ही गणेश गोदियाल भी अगर आपके पास कोई शिकायत थी तो उसको लिखित तौर पर देना चाहिए था या फिर अदालत आप जा सकते थे, लेकिन गणेश गोदियाल केवल सनसनी फैलाने का काम करते हैं। प्रकरण उठा था, विवाद उठा था, तो उसी समय मैंने प्रदेश सरकार से मांग करी थी कि इस प्रकरण की सम्यक रूप से जांच कराई जानी चाहिए। और आपके संज्ञान में होगा कि जो माननीय पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज जी, उनके द्वारा इसके लिए जांच के लिए आदेश जारी किए गए और उस क्रम में गढ़वाल कमिश्नर द्वारा इसकी जांच की गई। और जब गढ़वाल कमिश्नर वहां पर गए थे, जो जैसे कि अभी आरटीआई में आप लोगों के समक्ष सारे दस्तावेज आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें जानकारी मिली है कि जो गढ़वाल कमिश्नर वहां पर गए थे तो उन्होंने जिस समय सोना लग रहा था उस दौरान जो वहाँ जिलाधिकारी थे उनको साथ लेकर के, और उस समय के जो वहाँ पर तत्कालीन जिलाधिकारी थे उनके साथ में वो वहाँ पर गए और उन्होंने उसकी प्रकरण की विस्तृत जांच करी। और उसमें जो कमिश्नर ने जो अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे हम पहले भी कहते रहे कि इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं है। एक दानी दाता ने मंदिर समिति से, और जैसे कि आरटीआई के तथ्यों में भी जानकारी आई है कि दानी दाता ने सीधे शासन स्तर पे भी मांग करी, जो पत्र लिखा और वहां पर उसने गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने को लेकर के उसने अपनी इच्छा जाहिर करी और शासन ने इस पर विस्तृत रूप से। इधर पौड़ी जनपद के लैंसडाउन में सरकार ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सैनिकों का सम्मान किया है, लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर पौड़ी जनपद के अपर जिलाधिकारी की चिट्ठी भी वायरल हो गई, जिसमें सरकारी अधिकारी ने कार्यक्रम के लिए बीजेपी के महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ अध्यक्ष को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। पत्र सार्वजनिक होते ही कांग्रेस के इस पत्र पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं, तो वही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी इस तरह के पत्र को गलत करार दिया। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार विपक्ष के लोगों का, विपक्ष के नेताओं का, हमारे विधायकों का, उनको नजरअंदाज करती है, उपेक्षा करती है, उसी का अनुसरण करते हुए जो सरकारी महकमे हैं, कलेक्टर हैं, एसएसपी हैं, एडीएम हैं, सीडीओ हैं, अपने अपने जनपदों में सरकारी कार्यक्रमों में केवल सत्ताधारी दल के लोगों को आमंत्रित करते हैं। अभी आपने लैंसडाउन में देखा, वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में एडीएम के द्वारा जो जारी पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के, जो उनके प्रकोष्ठ हैं, जो उनके विभाग हैं, उनके अध्यक्षों को माननीय अध्यक्ष फलाना मोर्चा, माननीय अध्यक्ष फलाना विभाग, इस तरह से पत्र गए हुए हैं। लेकिन वहां पर कांग्रेस का भी जिलाध्यक्ष है, वहां पर सीपीआई, सीपीएम और जो अन्य विपक्षी दल हैं उनके भी वहां पर नेता हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में ये मैटर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी हैं वो संगठन के जो काम है उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। मुझे इस मामले का पूरा संज्ञान नहीं है कि मैटर क्या था, इसलिए मेरी टिप्पणी से बहुत ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार के माध्यम से उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया और जनता, आशा वर्कर, डॉक्टरों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने सरकारी भूमि के जनहित उपयोग और निःशुल्क जांचों के दुरुपयोग पर सुझाव दिया। कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह चौहान ने डिग्री कॉलेज में विषय वृद्धि और अस्पताल में सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ तैनाती की मांग रखी है। मंत्री ने बाल रोग विशेषज्ञ 1 सप्ताह में तैनात करने और अल्ट्रासाउंड सेवा सप्ताह में 2 दिन करने का निर्देश दिया। देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है।
और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी, जो हमारी लैब है, उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियां करने जा रहे हैं, ताकि जहां भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी वो 2027 तक पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे 400 बच्चे, कोई 2025 में पास आउट होगा, कोई 26 में पास आउट होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत अंतराल के बाद हमारे इसमें आए हॉस्पिटल, तो हमारे यहाँ क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन नहीं था, लेकिन उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ के लिए सीएमओ को बोल दिया है कि सप्ताह में 2 दिन वो व्यवस्था करें। तो 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी डॉक्टर मांगे गए हैं जैसे उपलब्ध हो मिलेंगे। एक मैंने डिग्री बोली जो हमारा उच्चीकरण नहीं है, क्योंकि वो बीए तक, तो मैंने एमए की मांग की है और वहाँ साइंस से भी हो, और उन्होंने उसकी, क्योंकि साइंस के लिए इनकी फाइल चली है वो भी थी, लेकिन उच्चीकरण के लिए भी मैंने मांग रखी। मेरा काम जो कि मांग रखना है अपने क्षेत्र के लिए, चाहे मंत्री हो चाहे सीएम हो, मैं मांग रखता रहता हूँ कि भाई हमें कुछ, और मैं यहाँ की जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं सबको सुविधाओं की जरूरत है, तो गरीब लोग हैं। अब एक मजदूर आदमी मैंने काशीपुर बाल बच्चे को दिखाना जाए तो बड़ा कठिन पड़ता है उसको, या किसी प्राइवेट डॉक्टर, क्योंकि वो 300 रुपये। इधर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के विरोध में अभियान की शुरुआत कर दिया। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां युवा भारतीय सेना में सबसे अधिक योगदान करते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध में आवाज उठाई है। उत्तराखंड के प्रदेश पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। यह अभियान पूरे उत्तराखंड में 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में गढ़वाल मंडल, दूसरे चरण में कुमाऊं मंडल और तीसरे चरण में मैदानी क्षेत्र में ये अभियान चलेगा। इस दौरान जनता से समर्थन प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान योजना के खिलाफ लोगों की भावनाओं को राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। उस पूरी यात्रा में जो हम लोग अग्निपथ योजना जिसमें अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, उसके संबंध में ये हमारा फोल्डर आज मंजूर हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय पूरी इस यात्रा को आप लोग सफल बनाएंगे। मैं आदरणीय गोजाल जी से आग्रह करूंगा कि वो शुभकामनाओं के लिए 2 शब्द यहाँ पर हमारे तमाम पूर्व सैनिक साथियों के लिए कहेंगे। पूर्व सैनिक अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में धोखाधड़ी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। देहरादून पुलिस ने अभियुक्त सुरेंद्र कुमार को हिरासत में लिया है, जिसने सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई थी। सुरेंद्र ने अपनी असल उम्र छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और 3 अलग अलग परीक्षा केंद्रों टिहरी, हरिद्वार और देहरादून से 3 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल का आवेदन किया। यूकेएसएससी की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोपनीय जांच के आदेश दिए थे। जांच में ये सामने आया कि सुरेंद्र ने अपनी जन्मतिथि को 1988 से बदलकर 1995 दिखाया और फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ रायपुर थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 5 तारीख को एक परीक्षा जो सहायक विकास अधिकारी की है उसमें रैंडमली चेक करने पर उसमें एक कैंडिडेट के द्वारा जो है 3 जगह से फॉर्म भरने की बात आई है और इसको जांच के लिए भेजा गया था। उस जांच के क्रम में गोपनीय टीम हमारी लगाई गई थी और जांच में यह पता चला कि जो व्यक्ति सुरेंद्र है, जिसने यहाँ पर देहरादून में बालावाला का एड्रेस दिखाया, वह यहाँ का निवासी नहीं है, ना यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ उसके द्वारा जो विभिन्न फॉर्म भरे गए उसमें जो फ़ोन नंबर दिखाए गए, उन फ़ोन नंबरों से बहुत ज़्यादा जानकारी न होने पर संदिग्धता के आधार पर टीम द्वारा उसकी तलाश की गई और तलाश के बाद पता चला इसका नाम सुरेंद्र था। इसने ये परीक्षा भरी थी और इसकी जो पूछताछ में इसके पास से बहुत सारे
इसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो है मार्कशीट भी मिली जो अलग अलग जन्म तिथियों की थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि ये अलग अलग जन्म तिथियों को बढ़ाकर इसलिए कम करके बना रहा है, जिससे कि वो जो है उसको जो है अनुचित लाभ परीक्षा में ले सके, जो उसकी एज निकल गई उस एज को कम किया जा सके। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।